हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और ये हमारी इतिहास की क्लास है। इसमें हम इतिहास को अपने इस वे में लेके चल रहे हैं जिससे आपके जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस प्री और मेंस और यूपीएससी प्री, इन सभी में आपके इतिहास का पोर्शन कवर हो और कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत महसूस करने का सामना ना करना पड़े। अब यहाँ पर एक जो शब्द दिया गया है आर ओ 2024 या फिर 2023 वाला ये एग्जाम अभी हाल ही में कंडक्ट करवाया गया था और इसे कैंसिल कर दिया गया क्योंकि इसका पेपर लीक हो गया था। हिंदी में एक कहावत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न पूछ चुके हैं वो मैं अपने नोट्स में शामिल करके अपने प्रीवियस वीडियो को एडिट कर दूं, ऐसे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आप 2023 का जो पहले पेपर कंडक्ट करवाया गया था आर का, उसको देखिए। पिछला जो बैच चला था हमारा आर के लिए हिस्ट्री का, उसे देखिए। लगभग आपके सभी प्रश्न उसमें से आपको देखने को मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो क्लासेस है सफिशियंट है आपके लिए, वनडे एग्जाम के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए और यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे राजवंशों से संबंधित, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने पूर्व मध्यकाल में प्रवेश करें उससे पहले जो महत्वपूर्ण शासक बचे हुए हैं या राजवंश बचे हुए हैं, इन पर एक बार नजर डाल देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं चोल साम्राज्य के बारे में। और चोल शासक दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर स्थापित है। अगर हम बात करें प्राचीन काल की और चोल साम्राज्य की बात ना करें, एक प्रकार से चोल साम्राज्यों के साथ में अन्याय होगा, क्योंकि इनका एक महत्वपूर्ण योगदान प्राचीन काल के इतिहास में रहा है। क्या योगदान है, कौन कौन शासक रहे हैं, इन सभी पहलुओं को आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं ये चोल साम्राज्य के अंतर्गत माना जाता था। इसमें भी दो शब्द आप देखेंगे, ये जो आप ब्लू कलर का पार्ट देख रहे हैं ये क्या है आपका, ये चोल टेरिटरी, चोल साम्राज्यों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। जो आप ये वाला पिंक कलर का पार्ट देख रहे हैं ये पूरा, ये वाला और ये श्रीलंका का दक्षिणी भाग, ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है, इसके ऊपर चोल साम्राज्य का प्रभाव था। राज्य नहीं था इनका, मतलब प्रभाव रहा था इनके ऊपर। और जो ब्लू लाइन देख रहे हैं आप, ये क्या है आप, कि ये जो पूरी ब्लू लाइन देख रहे हैं जो ऊपर तक गई है, ये ट्रेड रूट्स हैं, व्यापारिक मार्ग हैं जो चोल साम्राज्य से कनेक्ट थे दुनिया के अन्य हिस्सों में। तो एक प्रकार से आप समझे होंगे, जितना भी आप बेंगी, कांचीपुरम, तंजावुर, गंगैकोंडचोपुरम, ठीक है, ये जितने भी क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये चोल साम्राज्य के भाग। मैं आपको यहाँ पर एक बार लिख के बता देता हूं जिससे आपको और भी सही से समझ में आए। तो देखो यहाँ पर एक बार मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से ये क्षेत्र जो है आपको मैप समझना है। ये जो आप देख रहे हैं चोल शासकों का प्रत्यक्ष नियंत्रण, क्या था ये, चोल शासकों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था इसके ऊपर। बाकी के जो आप पिंक कलर का पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, इसे मैं रेड कलर से कहता हूं, ये वाला पार्ट आपका, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और दक्षिणी श्रीलंका वाला, ये सारे जो पार्ट है ये क्या है, इन पर चोल शासकों का प्रभाव था, नियंत्रण था, प्रभाव था। ठीक है, क्या था यहाँ पर चोल शासकों का प्रभाव था। और यहाँ पर जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं एक, ये क्या है आपकी, ये जो ब्लू लाइन है आपकी, इसे हम बोलते हैं व्यापारिक मार्ग। क्या है ये, व्यापारिक मार्ग है जो चोल साम्राज्य को अन्य भागों से जोड़ती थी। क्लियर आया, क्लियर हुआ तीन क्षेत्र, और तीनों को यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया। अब आते हैं हम चोल शासकों के ऊपर, क्योंकि हर साम्राज्य की किसी न किसी के द्वारा स्थापना की जाती है। अगर हम बात करते हैं चोल साम्राज्य की,
तो इसकी जो संस्थापना थी ये की गई थी विजयालय के द्वारा, और जो ईयर थी ये कौन सी थी आपकी 850 से लेकर 875 तक। कहीं कहीं हमें यह ईयर 871 तक देखने को मिलती है। तो कुल मिला के लगभग आप कह सकते हैं 25 से 26 वर्ष का कार्यकाल यहाँ पर हमें विजयालय का देखने को मिलता है। कब से 850 से लेके 875 या फिर 871 तक। ठीक इसी तरह चोल शासकों के अन्य अगर हम शासकों की बात करते हैं कि इस साम्राज्य के अंतर्गत किन किन शासकों ने साम्राज्य स्थापित के शासन किया, उसमें आप पाएंगे यहाँ पर देखिए अन्य शासक आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम का समय है 871 से लेके 907 तक। परांतक प्रथम का जो शासनकाल है 907 से लेकर 955 तक। परांतक द्वितीय का जो कार्यकाल है 957 से लेकर 973 ईस्वी तक। राजराज प्रथम का शासनकाल होगा 985 से 1014 तक। राजेंद्र प्रथम 1014 से लेकर 1044 तक। राजा धीराज प्रथम 1044 से लेकर 1052 तक। राजेंद्र द्वितीय 1053 से लेकर 1064 तक। वीर राजेंद्र 1046 से लेकर 1070 तक। कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से लेकर 1122 तक। विक्रम चोल 1122 से लेकर 1133 तक। कुलोत्तुंग द्वितीय 1133 से लेकर 1150 तक। ये यहाँ पर चोल शासक आपको देखने को मिलेंगे जो महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने अलग अलग समय पर यहाँ पर चोल साम्राज्य के विस्तार में योगदान दिया। यहाँ पर चोल शासक के शासन के रूप में यहाँ पर ये नियुक्त हुए। तो इन्हीं को हम बारी बारी से देखेंगे कि कैसे और किस शासक ने क्या कार्य यहाँ पर किए हैं। हम अपने इतिहास को जिस फॉर्मेट में लेके जा रहे हैं उसमें सबसे पहले किसी राजवंश के बारे में जानते हैं, सॉरी, फिर हम उनसे संबंधित जो भी यहाँ पर राजा हैं उनके बारे में जानते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम बात करते हैं कि उनके द्वारा कौन कौन से कार्य यहाँ पर किए गए, चाहे वो प्रशासनिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, सभी चीजों पर हम यहाँ पर बात करते हैं। साथ में उनके स्थापत्य कला को भी देखते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे चोल शासकों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए चोल शासकों की या चोल साम्राज्य की राजधानी थी, ये राजधानी हमें 3 नामों के तौर पर देखने को मिलती है, मतलब इनकी राजधानी 3 जगह हुई थी। पहले आप देखेंगे उरकपुर या फिर उरेयूर के नाम से जाना जाता था स्थान, वहां पर इनकी राजधानी थी। फिर तंजावुर या फिर तंजौर नाम का स्थान इनकी राजधानी बना। अंतिम रूप से गंगईकोंड चोलपुरम में इन्होंने अपनी राजधानी को स्थापित किया। अब गंगईकोंड चोलपुरम ये क्या है, तो मैं आपको बताऊं, एक चोल शासक होंगे जो गंगा से गंगा जल लाने के लिए एक अभियान पर अपने पुत्र को भेजेंगे, और जब इनका पुत्र विजयी होकर लौटेगा तो ये शासक गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि स्वीकार करेंगे। ठीक है, और इसी के तहत यहाँ पर एक गंगईकोंड चोलपुरम के नाम से नए नगर की स्थापना करेंगे। कौन थे ये आगे जाके आपको पता चलेगा। अब देखो यहाँ पर इस वंश का उल्लेख हमें अशोक के 13वें अभिलेख से मिलते हैं। अशोक के कई सारे अभिलेख हैं, तो इसमें आप देखेंगे जो 13वें नंबर का अभिलेख है, इससे हमें क्या होता है, इससे हमें चोल साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब देखो चोल शासक क्या करते थे, चोल शासक साम्राज्य के अंतर्गत किन किन भाषाओं का प्रयोग करते थे, तो यहां पर आप देखेंगे संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल, ऐसी भाषाओं का चोल शासक प्रयोग करते थे। इनके बारे में अन्य चीजें आगे आने वाले समय में समझने वाले हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले यहां पर हम चर्चा करेंगे विजयालय की। और विजयालय का जो समय है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, 850 से लेकर 875 तक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन विजयालय को चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है, पहला संस्थापक नहीं माना जाता। और पहले संस्थापक के तौर पर यहां पर जो नाम आता है हमारे सामने, करिकाल का लिया जाता है। और करिकाल 190 ईस्वी में इस वंश की स्थापना करेंगे। लेकिन समस्या यह थी, जब करिकाल ने इस वंश की स्थापना की तो ये कोई शासक नहीं थे, सामंत के तौर पर उभर के आए और एक लंबे इतिहास के साथ सामंत के तौर पर ही बनी रहे। फिर बाद में जाकर 850 में विजयालय ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, स्वतंत्र राज्य की नींव डाली। इसलिए हम कहते हैं कि इस वंश के जो संस्थापक हैं विजयालय हैं। लेकिन आरंभिक जो संस्थापक है वो आपके कौन है,
करिकाल है। ठीक है, 190 ईस्वी में आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर चोल शासक जो हुआ करते थे, ये आरंभ में पल्लव शासकों के सामंत थे। सामंत कैसे होते हैं? एक बड़ा राजा होता है, उसके नियंत्रण में कई सारे छोटे छोटे शासक हमें देखने को मिलते हैं, उन्हें हम सामंत कहते हैं। क्लियर यहाँ पर? अब देखो, विजयालय ने पल्लवों की अधीनता से चोलों को मुक्त करवाया। विजयालय क्या रहेगा? विजयालय आरंभ में, या फिर हम कहते हैं चोल शासक आरंभ में पल्लवों के सामंत थे, लेकिन विजयालय ने एक बड़ा संघर्ष करने के दौरान यहाँ पर सफलता पाई और चोलों को पल्लवों के जो यहाँ पर सामंती व्यवस्था से मुक्त करवाया और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले चोल शासकों की राजधानी ओरेयार को बनाया गया था। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या है, इससे पहले इनकी सबसे पहले इनकी राजधानी ओरेयार थी। विजयालय ने पांड्य शासकों के शासकों से, विजयालय ने क्या किया, जो पांड्य शासक थे इनसे युद्ध किया और तंजौर या फिर तंजावुर को छीन लिया। मतलब यहाँ पर पांड्य शासकों को तंजौर या तंजावुर से बाहर कर दिया और इसके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इसके तहत अब जो अगली राजधानी होगी चोल शासकों की, ये कौन होगी? तंजौर या फिर तंजावुर बन जाएगी। पहले कौन सी थी? ओरियूर। याद रखना, पहले ओरियूर फिर तंजौर या तंजावुर। अब हम चलेंगे गंगैकोंड चोलपुरम की तरफ। अब देखो, जब यहां पर विजयालय ने पांड्य शासकों को हराया और तंजौर को अपनी राजधानी बनाया, इस उपलक्ष्य में विजयालय ने क्या किया? नर केसरी की उपाधि धारण की। क्या किया? नर केसरी की उपाधि धारण की। अब ये जो नर केसरी की उपाधि है, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। किस शासक के द्वारा यहां पर क्या था? नर केसरी की उपाधि धारण की गई थी, तो ये आपके विजयालय थे। अब देखो, यहां पर विजयालय ने तंजौर में ही एक दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया। क्या करवाया? एक दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया अपनी विजय के उपलक्ष्य में, क्योंकि जो दक्षिण भारत के राजा हैं ये पूर्ण रूपेण हिंदू धर्म को स्वीकार करते थे और इसके तहत कई मंदिरों को इन्होंने यहाँ पर क्या है? निर्मित करवाया। कई मंदिरों का इन्होंने निर्माण करवाया। ये सारी जो जानकारी थी आपकी विजयालय से संबंधित थी। अब हम आगे बढ़ेंगे इस वंश के दूसरे शासक के पास, जिनका नाम होगा आदित्य प्रथम। और आदित्य प्रथम के अगर हम शासनकाल की बात करते हैं तो इनका जो शासनकाल है 875 से लेके 907 तक आपको देखने को मिलेगा। ये जितने भी शासकों की हम बात कर रहे हैं ये सभी ईसवी में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ईसवी में। ठीक, तो 875 से लेके 907 तक आदित्य प्रथम अब चोल साम्राज्य के शासक के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं। ये विजयालय के पुत्र थे और उत्तराधिकारी के तौर पर इनको नियुक्त किया गया था। अब देखो, यहां पर आप पाएंगे इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण युद्ध किए जाएंगे, ये क्या थे? 890 में क्या करेंगे? ये अपने साम्राज्य में स्थापित होने के 15 वर्ष बाद पल्लव शासक थे यहां पर कौन? अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन को पराजित करेंगे और यहां पर तोंड मंडलम को अपने राज्य में मिला लेंगे। पल्लव शासक थे, यहां पर क्या है? इनके क्षेत्र में एक राज्य आता था, एक क्षेत्र आता था तोड़ मंडलम। जब आदित्य प्रथम पल्लव शासक अपराजित वर्मन को पराजित करेंगे तो तोंड मंडलम को अपने साम्राज्य यानी चोल साम्राज्य में मिला लेंगे। कब? 890 ईस्वी में। फिर यहां पर देखो इन्होंने क्या किया, यानी कि आदित्य प्रथम ने कावेरी नदी के दोनों तटों पर शिव मंदिर की स्थापना करवाई। चोल शासक शिव भक्त थे, इन्होंने क्या करवाया? आदित्य प्रथम ने इन्होंने कावेरी नदी के दोनों तटों पर शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था। अब यहां पर आदित्य प्रथम संबंधित इतनी ही चीजें आपको देखनी है। यहां पर हम उन बिंदुओं की बात करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अन्य तथ्यों पर हमें नहीं जाना है। ठीक, क्या है? अन्य तथ्यों पर हमें नहीं जाना है। आगे जब यहां पर देखेंगे तो परांतक प्रथम हमें देखने को मिलते हैं। कौन देखने को मिलेंगे? परांतक प्रथम हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। परांतक प्रथम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे परांतक प्रथम ने पांड्य नरेश राज सिंह द्वितीय पर क्या किया? आक्रमण किया। किसके ऊपर आक्रमण करेंगे? पांड्य शासक थे आपके राज सिंह द्वितीय, इनके ऊपर आक्रमण करेंगे और पांड्यों की राजधानी थी मदुरा, मदुरा पर अधिकार स्थापित कर लेंगे। कौन? परांतक शासक। क्लियर है? अब यहां पर आपको एक चीज जाननी है,
परांतक प्रथम के द्वारा पल्लवों को पूर्ण रूप से इनका उन्मूलन कर दिया जाएगा। यानी कि इतिहास में पूछा जाता है ऐसा कौन सा चोल शासक है जिसने पूर्ण रूप से क्या किया, यहां पर पूर्ण रूप से पल्लव शासकों का उन्मूलन किया। तो ये कौन होंगे, आपके परांतक प्रथम होंगे। चोल शासक परांतक प्रथम ने मूल रूप से या फिर हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से पल्लव शासकों का उन्मूलन किया, उन्हें समाप्त किया। ठीक, अब देखो, अब जब यहां पर पल्लव शासकों को पराजित किया जा चुका है, इसका बदला लेने के लिए और पांड्य शासक अपनी हार का बदला लेने के लिए क्या करेंगे, एक संघ बनाएंगे। और संघ किसके साथ बनाएंगे, तो यहां पर आप देखेंगे अपनी और पल्लव शासकों की हार का बदला लेने के लिए पांड्य नरेश श्रीलंका के शासक से सैनिक सहायता का अनुरोध करेंगे और पल्लव और यहां पर जो परांतक है इनके खिलाफ एक संघ बनाने का प्रयास करेंगे। कौन कर रहे हैं, पल्लव शासक। ठीक है, अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो परांतक ने जब यहां पर पल्लवों को पूर्ण रूप से पराजित किया तो मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। इन्होंने क्या किया था, मदुरै पर नियंत्रण कर लिया था जो पांडवों की राजधानी थी। ठीक है, अब इसी उपलक्ष्य में परांतक प्रथम ने क्या करेंगे, यहां पर मदुरै कोंड की उपाधि धारण करेंगे। क्लियर। अब जब पांडवों की राजधानी उनके हाथ से निकल गई है, इसी से क्रोधित होकर पांड्य शासक श्रीलंका के शासकों से सैनिक सहायता प्राप्त का अनुरोध करेंगे और परांतक प्रथम को पराजित करने का प्रयास करेंगे। यहां पर आप देखेंगे बेलूर का एक युद्ध होगा। इस बेलूर के युद्ध में एक तरफ तो होंगे परांतक प्रथम और दूसरी तरफ होंगे पांड्य शासक और सिंघल की संयुक्त सेना। ये दोनों लोग मिलकर परांतक प्रथम से युद्ध करेंगे। लेकिन यहां पर होगा क्या, परांतक प्रथम बाहुबली नेता थे, बाहुबली राजा थे। इन्होंने पांड्य नरेश और सिंघल की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया और मदुरा पर फिर से अधिकार कर लिया। ठीक, क्या किया, मदुरा पर फिर से अधिकार कर लिया। मधुकार पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में इन्होंने मैकोंड की उपाधि धारण की। क्या किया, मैकोंड की उपाधि धारण की। अब एक प्रकार से देख रहे हैं कैसे चोल शासक अन्य क्षेत्रों में अपना साम्राज्य विस्तार करते हुए जा रहे हैं। अब आने वाले समय में आप देखेंगे यहां पर राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय आपको देखने को मिलेंगे। कौन देखने को मिलेंगे, राष्ट्रकूट नरेश राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय आपको देखने को मिलेंगे। ये पश्चिमी गंगों की सहायता से, एक अलग राज्य होगा पश्चिमी गंग, इनकी सहायता से तक्कोलम के युद्ध में क्या करेंगे, परांतक को पराजित कर देंगे। तो इतिहास में आपसे एक प्रश्न पूछा गया, तक्कोलम का जो युद्ध हुआ ये किस किस के मध्य हुआ था। तो तक्कोलम के युद्ध की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों की सहायता से यहां पर चोल शासकों से युद्ध किया था और परांतक को पराजित कर दिया। क्लियर यहां तक। अब देखो यहां पर राजपूत राजा कृष्ण तृतीय ने दक्षिण के परांतक का सामना करने के लिए एक प्रयास किया और कांची को एक बार फिर राष्ट्रकूट साम्राज्य में मिला दिया। यहां पर क्या हुआ, परांतक प्रथम की हार हुई और परांतक प्रथम को कांची वाला क्षेत्र राजपूत शासकों को देना पड़ा संधि के तौर पर। ठीक, अब देखो यहां पर कृष्ण तृतीय ने दक्षिण दिशा में आगे बढ़ने की प्रयास किया। अब तक जब कृष्ण तृतीय ने एक बार परांतक को पराजित किया और यहां पर जो कांची क्षेत्र था इसके ऊपर राज्य स्थापित कर लिया, अपने क्षेत्र मिला लिया इसे। अब इसकी जो महत्वाकांक्षा थी और जागृत हुई और इसने सोचा कि आगे जाकर हम फिर से परांतक को पराजित कर सकते हैं। तो कृष्ण तृतीय ने क्या किया, यहां पर आगे बढ़ने का प्रयास किया और यहां पर तंजौर तक आक्रमण कर दिया। तंजौर क्या था, तंजौर इस समय चोल शासकों की राजधानी थी। यानी कि अब जो आपके कृष्ण तृतीय है राष्ट्रकूट शासक, ये चोल शासकों की राजधानी पर हमला करने के लिए आतुर हो गए हैं। लेकिन यहां पर आप देखो इन्होंने तंजौर को जीतकर क्या किया उसे, जब यहां पर राष्ट्रकूट शासकों ने तंजौर को जीत लिया तो यहां पर तेजयु कोंड की उपाधि धारण की। यहां पर जिस नगर को ये लोग जीते थे उसी नगर के नाम पर ये लोग उपाधियां धारण करते थे। इसी प्रकार से कृष्ण तृतीय ने तंजौर को जीता परांतक प्रथम से और यहां पर क्या किया,
तेजकोंड की उपाधि धारण की। ठीक है, अब देखो यहां पर चोल राज परांतक के पुत्र राजादित्य ने राष्ट्रकूट शासकों से युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त की थी। अब ये जो युद्ध हो रहे हैं निरंतर राष्ट्रकूट का शासकों से, तो यहां पर हमें देखने को मिलता है परांतक प्रथम के यहां पर पुत्र थे। कौन थे यहां पर? राजादित्य। इन्होंने राष्ट्रकूट शासकों से युद्ध करते करते अपने प्राणों की आहुति दी थी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब जब आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे राष्ट्रकूटों के उत्कर्ष के कारण, जब राजकूट अपने उत्कर्ष पर है, इनके कारण 10वीं सदी के मध्य तक जो आपका चोल शासक था, एक क्या हुआ, इनकी शक्ति मंद पड़ गई। क्या हुआ? इनकी शक्ति मंद पड़ गई, जिसके कारण परांतक प्रथम के बाद जितने भी शासक आएंगे, ये शासक क्या करेंगे? ये शासक आरंभ जो आपके जो अंतिम शासक कौन है? परांतक प्रथम। ठीक है, अब परांतक प्रथम निरंतर क्या है? युद्ध क्षेत्र में हार रही है। इससे इनका जो क्षेत्र कंसाइज यानी कि छोटा होता जा रहा है। अब यहां पर आपको समझना है कि परांतक प्रथम के बाद जिन चोल शासकों ने 10वीं सदी के अंत तक तंजौर में शासन किया, उनकी स्थिति सिर्फ एक क्षेत्रीय राजा के तौर पर बनी रही। क्या बनी रही? उनकी स्थिति क्षेत्रीय राजा के तौर पर बनी रही, क्योंकि ये लगातार युद्ध हारते रहे, राष्ट्रकूट लगातार युद्ध जीतते रहे। इससे इनका क्षेत्र एक छोटे से साम्राज्य में स्थापित हो गया और ये क्षेत्रीय राजा के तौर पर यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो, जो परांतक प्रथम है, इन्हें हम इनकी युद्ध विजय के लिए तो जानते ही हैं, साथ में इन्हें हम जानते हैं अन्य किसके लिए? भूमि का सर्वेक्षण करवाने के लिए, यानी कि भूमि की जो माप पद्धति थी उसका सर्वेक्षण करवाने के लिए हम यहाँ पर परांतक प्रथम को जानते हैं। अब यहां पर देखो, अब परांतक प्रथम ने अनेक यज्ञ और मंदिर बनवाए। क्या किए इन्होंने? अनेक यज्ञ और मंदिर करवाए। मैंने आपको बताया अभी, दक्षिण भारत के जितने भी शासक हैं, क्योंकि यहाँ पे इस्लाम इन्फ्लुएंस कम देखने को मिलेगा, दक्षिण भारत के जितने भी शासक हैं ये मोस्टली क्या करेंगे? ये हिंदू धर्म से संबंधित होंगे और इसके बढ़ावे के निरंतर प्रयास करते रहेंगे, जिसके लिए यज्ञ और मंदिर इनके लिए आम दिनचर्या का हिस्सा थे। मंदिर बनवाना, यज्ञ करवाना आम बात थी इनके लिए। अनेक मंदिर और यज्ञ करवाने का मंदिर बनवाने का श्रेय परांतक प्रथम को दिया जाता है। ठीक है, परांतक प्रथम की उत्तर मेरू लेख से, अब जो परांतक प्रथम के इनका एक लेख प्राप्त होता है, यह है आपका उत्तर मेरू लेख। उत्तर मेरू लेख से हमें चोलों के स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। देखो, चोल शासक के बारे में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश की विशेषता उसका स्थानीय प्रशासन का या फिर स्वायत्त प्रशासन था? तो ये चोलों का था और इसकी जानकारी हमें परांतक प्रथम के उत्तर मेरुड़ अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे? उत्तर मेरुड़ अभिलेख से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है? एक काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखेंगे वेंकट माधव। वेंकट माधव कौन थे? ये ऋग्वेद के टीकाकार थे, ऋग्वेद के ऊपर इन्होंने टीका लिखा था। ठीक, तो यहां पर जो वेंकट माधव है ये परांतक प्रथम के ही समकालीन थे। वेंकट माधव एक महान आपको लेखक के रूप में देखने को मिलेंगे और आपने देखा होगा जो लेखक हैं, चाहे आपके तानसेन हो, कालिदास हो, भारवी हो, बाणभट्ट हो, है ना, या फिर वेंकट माधव हो, इनके बारे में पूछा जाता है ये किसके दरबार में थे, किसके समकालीन थे। तो वेंकट माधव के बारे में अगर पूछा जाए, जो ऋग्वेद के टीकाकार थे, ये किसके दरबार में होंगे? ये परांतक प्रथम के समकालीन थे। इनके समय हमें ये देखने को मिलते हैं। अब परांतक प्रथम के बाद अगले जो शासक होंगे ये परांतक द्वितीय होंगे और इनका जो कार्यकाल होगा 956 से लेके 973 तक हमें देखने को मिलता है। ठीक, इनका एक अन्य नाम सुंदर चोल है। क्या है इनका एक अन्य नाम? इनका एक अन्य नाम सुंदर चोल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो, पांड्य शासक वीर पांड्य को चेवुर के युद्ध में पराजित करेगा। ये जो आपका परांतक द्वितीय, ये क्या करेंगे? जो पांड्य शासक है वीर पांड्य को चेवुर के युद्ध में पराजित करेंगे। कौन? परांतक द्वितीय। क्योंकि राष्ट्रकूट, पांड्य और पल्लव इनके साथ में निरंतर इनका संघर्ष बना रहेगा। अब देखो, इसके ही अंत समय में चोलों ने
तोड़ मंडलम जीत लिया था। परांतक द्वितीय के अंतिम समय में लगभग कहा जाता है 973 के आसपास चोल शासकों ने तोंड मंडलम की विजय की, तोंड मंडलम को यहां पर जीता था। ये जानकारी हमें यहां पर क्या है, चोल शासकों के जो अभिलेख हैं उनसे हमें पता चलती है। अब यहां पर एक आपको महत्वपूर्ण शासक दिखाई देगा चोल शासकों के अधीन, इनका नाम था राजराज प्रथम। कौन थे ये थे राजराज प्रथम। इनके समय की बात करते हैं तो 985 से लेके 1014 यानी कि 1014 तक हमें देखने को मिलते हैं। और इन्हें चोल सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या है, राजराज प्रथम को ही चोल सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब याद करो, अभी तक हमने कितने नाम देखे, तीन नाम कौन कौन से थे। एक तो थे आपके करिकाल, इन्होंने 190 ईस्वी में चोल साम्राज्य की या चोल वंश की नींव डाली थी सबसे पहले। फिर सबसे पहले कौन थे आपके करिकल, जिनको 190 ईस्वी में हमने देखा। ठीक है, उसके बाद आएंगे आपके कौन, उसके बाद आएंगे आपके विजयालय। विजयालय कब थे आपके, मैंने अभी आपको बताया। ठीक, फिर अगले जो शासक होंगे यहाँ पर विजयालय को चोल राजवंश का संस्थापक माना जाता है। और फिर यहां पर हम देखते हैं राजराज प्रथम को 985 में ये चोल वंश के शासक बनेंगे और इनके द्वारा क्या किया जाएगा, यहाँ पर इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों, क्योंकि जो वैभव चोल शासकों का आरंभ में था उसी को फिर से ये प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आओ आते हैं यहां पर। तो देखो, राजराज प्रथम को चोल सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य का इतना फैलाव किया, इतना विस्तार किया, स्थापत्य के कार्य में इतने योगदान दिए कि इनका जो समय है ये एक अलग उन्नति का समय दिखाई देगा। अब देखो, इनके द्वारा कई प्रकार की उपाधियां धारण की गई, जैसे कि चोल नारायण, मार्तंड, शिव पाद शेखर, कंडतर, साको कल मरुत, ठीक है, जय गोंड, राजाश्रय, अरिमोली और चोलेंद्र सिंह, ये उपाधियां इनके द्वारा धारण की। मतलब लगभग कई सारी उपाधियों को इन्होंने क्या किया, यहां पर ग्रहण किया। आगे देखो, अब देखो जो राजराज है, राजराज प्रथम ने चेर विजय करने के उपरांत, अब सबसे पहले इन्होंने क्या किया, चेर विजय की। चेर शासकों को ये पराजित करेंगे और उन्हें पराजित करने के उपरांत कंडलर सारोकल मरुत की उपाधि धारण करेंगे। क्या करेंगे, कंडलर सारोकल मरुत की उपाधि इन्होंने धारण की। इस युद्ध में राजराज ने सर्वप्रथम चेर यानी कि केरल जो क्षेत्र है आपका, कौन सा चेर जब भी बोले समझ जाना आप, केरल के क्षेत्र की बात हो रही है। कहां की बात हो रही है, केरल के क्षेत्र की बात हो रही है। तो राजेंद्र प्रथम ने चेर विजय के बाद उपाधि धारण की। और यहां पर आप देखेंगे इस जो युद्ध हुआ था जिसके बाद इन्होंने चेर विजय की थी, उसमें चेर राजा रवि वर्मा को इन्होंने कंडलूर में पराजित किया। कहां पर किया, कंडलूर में पराजित किया। कंडलूर कहां पर है, त्रिवेंद्रम के पास में एक जगह है। ठीक, देखो अब यहां पर एक बात है, यहां पर क्या है, राज के बारे में कहा जाता है इसने समुद्र के राजा से भी अपनी सेवा करवाई थी। क्या है, समुद्र के राजा से भी अपनी सेवा करवाई थी। ये अतिशयोक्ति है, इतिहास में अतिशयोक्ति का कई बार प्रयोग किया गया है। अब कौन समुद्र का राजा रहा होगा जो इनकी सेवा करने आएगा, लेकिन इसका तात्पर्य यह है कि यहां पर देखो, अब जब हम मैप पर लौट के आते हैं, अभी मैं मैप की बात कर रहा था आपके साथ में, तो ये जो मैप है ये क्षेत्र किसका है, ये क्षेत्र आपके चोल शासकों का है। तो इनके समय समुद्र का जो भाग था इनके नियंत्रण में था। तो कहा जाता है कि जो समुद्र के राजा थे इनके ऊपर भी विजय प्राप्त की थी किसने, यहां पर राजराज प्रथम ने। आगे आते हैं, जब आगे आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे राजराज ने सिंघल कौन सा क्षेत्र, श्रीलंका वाला क्षेत्र, क्लियर। राजराज ने सिंघल यानी कि यहां पर जो शासक थे नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया और उसकी राजधानी जो थी अनुराधापुर को
ध्वस्त कर दिया। किसने किया ये सब? ये राजराज प्रथम ने किया। अब देखो एक बात बताओ, राजराज प्रथम जब श्रीलंका के सिंघल द्वीप पर विजय प्राप्त करने जा रहा है, पैदल पैदल तो जाएगा नहीं, ना ही तैरते हुए जाएगा, तो बोटों के माध्यम से जाएगा। तो कहा जाता है चोल शासकों की एक विशेषता उनकी मजबूत नौसेना थी। तो नौसेना का श्रेय भी चोल शासकों को यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर राजराज प्रथम ने अनुराधापुर को पूर्ण रूप से ध्वस्त किया और क्या किया, यहाँ पर सिंघल पर विजय स्थापित की। सिंघल के उत्तरी भाग पर अधिकार कर राजराज ने इसका नाम मुंडी चोल मंडलम कर दिया। अब मैंने आपको दिखाया था चोल साम्राज्य का नियंत्रण में श्रीलंका या सिंघल द्वीप का जो उत्तरी भाग था ये आता था, दक्षिणी भाग इनके इन्फ्लुएंस में था, इनके नियंत्रण में नहीं था। अब देखो यहाँ पर सिंघल के उत्तरी भाग पर अधिकार कर राजराज ने क्या किया, इसका नाम मुंडी कोंड चोलपुरम रखा और पेलन्नुरुआ राजधानी को बनाया और इसका नाम जगन्नाथ मंडलम कर दिया। क्या किया? जगन्नाथ मंडलम इनकी राजधानी का नाम कर दिया। क्लियर? अब देखो, अभी मैंने बताया कि चोल साम्राज्य अपने आसपास के क्षेत्रों पर, जो समुद्री क्षेत्र है, इन पर भी नियंत्रण स्थापित करते हुए बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इनकी जो नौसैनिक शक्ति थी मजबूत रही होगी, ताकतवर रही होगी। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, देखिए अब जब आगे हम देखते हैं, आगे क्या है, आगे अभी तक हमने बात की कहां तक, इनकी जो नौसेना शक्ति थी वहां तक, ठीक है। तो चोल शासकों के बारे में अभी हमने देखा कैसे इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और राजराज प्रथम का उसमें कितना योगदान था। चोल शासकों की जो नौसेना थी ये काफी मजबूत थी। इसी मजबूत नौसेना की मदद से राजराज ने लक्षद्वीप और मालदीव जैसे जो द्वीपीय देश थे इनके ऊपर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया। ये तो थी चोल शासकों की या फिर जो महत्वपूर्ण आरंभिक चोल शासक थे इनके साम्राज्य विस्तार की गाथा। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे यहाँ पर राजराज प्रथम के द्वारा किए गए सुधार और निर्माण कार्य की, क्योंकि हमने इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था, जो राज्य विस्तार था, ये हमने देख लिया कैसे युद्धों की नीति पर लगातार ये राज्य को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो त्रुवांत कांडू, यहाँ पर आप देखेंगे ताम्र पत्रों से हमें राजराज प्रथम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, भूमि की नाप कराकर इसने क्या किया, उचित कर निर्धारित किए। क्या किए? भूमि की नाप कराकर राजराज प्रथम ने उचित कर निर्धारण किया। अब देखो, अभी तक जो कर लिया था अनुमान पर लिया जाता था, लेकिन अब राजराज प्रथम क्या करेगा, कर लेने के लिए भूमि की पहले उचित नाप करवाएगा और नाप करवाने के बाद यहाँ पर कर का निर्धारण करेगा, जिससे जितना उपज होगा उसी के ऊपर उसी अनुमान के अनुसार से कर लगाया जा सकेगा। आगे जाकर इसने स्थायी सेना और नौसेना का गठन किया। तो अभी हमने देखा कि जो चोल शासक हैं इनकी सत्ता जो विस्तारित हो रही है, सत्ता का मुख्य केंद्र है ये क्या है, सेना है, चाहे वो स्थायी हो या फिर आपकी नौसेना। स्थायी सेना मतलब अभी तक जो सैनिक रखे जाते थे किसान और व्यापारी वर्ग के होते थे, युद्ध के समय इन्हें सैनिक बना दिया जाता था, युद्ध नहीं होते थे तो ये अपने व्यवसाय में लौट जाते थे। लेकिन अब राजराज प्रथम ने एक स्थायी सेना का निर्माण किया और एक बड़ी नौसेना को यहाँ पर एकत्रित किया, या फिर एक बड़ी नौसेना को यहाँ पर एक प्रकार से इसने एकत्रित किया और उसका गठन किया। ठीक, अब आगे आओ। सोने चांदी तथा तांबे के सिक्के जारी किए। राजराज प्रथम के द्वारा कई सिक्कों को यहाँ पर जारी किया गया, सोने चांदी तांबे, इन सिक्कों को यहाँ पर जारी किया गया। अब देखो यहाँ पर राजधानी कहाँ थी, तंजावुर या फिर तंजौर इनकी राजधानी थी। तंजौर में राजराज प्रथम ने एक बड़ा मंदिर जिसे हम कहते हैं बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर को हम राजराजेश्वर के नाम से भी जानते हैं। ये किसे समर्पित है, इस शिव भगवान को समर्पित है। कहां बनवाया गया, चोल शासकों की राजधानी तंजौर में, किसके द्वारा, राजराज प्रथम के द्वारा। ठीक, इसे कहा जाता है बृहदेश्वर मंदिर या फिर राजराजेश्वर मंदिर। किस भगवान समर्पित है, शिव भगवान को। अब यहां पर विशेषताएं क्या है इस मंदिर की, यूपीएससी में पूछा गया है प्रश्न है। तो जब हम इस मंदिर की विशेषताओं की बात करेंगे तो इस मंदिर की दीवारों पर राजराज की जितनी भी उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को यहां पर उकेरा गया है। तो बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों से हमें चोल शासकों के इतिहास की भी जानकारी मिलती है। यह पूछा गया यूपीएससी प्रश्न था।
तो यहाँ पर जो चोल शासक है इनके द्वारा जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर जो उत्कीर्ण दीवारें थी यहाँ पर, उन पर अपनी विजयों के लेख लिखवाए गए थे चोल शासकों के द्वारा। अब देखो यहाँ पर धार्मिक कार्य, अगर हम राज प्रथम की धार्मिक कार्यों की बात करते हैं तो ये एक प्रकांड शिव भक्त था और इसने विष्णु मंदिरों का भी निर्माण करवाया। शिव भक्त था, शंकर जी के मंदिरों का निर्माण करवाया, लेकिन विष्णु जी के मंदिरों का भी साथ साथ में निर्माण करवाएगा। लीलन ताम्रपत्र और विद्येश्वर मंदिर में उत्कीर्ण लेख का संबंध भी किससे है? राजराज प्रथम से माना जाता है। देखो बृहदेश्वर मंदिर, लीलन दानपत्र, ये जो अभिलेख है इन्हें संबंध किससे माना जाता है? इनका संबंध माना जाता है आपके राजराज प्रथम से। अब देखो इसने बड़ी मात्रा में बौद्ध विहारों को दान दिया, ग्राम दान दिए, काय के लिए? जैसे उसका संचालन यहाँ पर सुचारू रूप से हो सके। राजराज प्रथम की श्री विजय यानी कि जावा, जावा कौन सा? जो आपका श्रीलंका वाला क्षेत्र है, ठीक। तो यहां पर आप देखेंगे राजराज प्रथम ने श्री विजय के शैलेश नामक श्री मार विजयो तुंग बर्मन को नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार बनाने में सहायता प्रदान की थी। क्या की थी? बौद्ध विहार बनाने में सहायता प्रदान की थी। और इसने साथ में ही जैन धर्म को भी प्रोत्साहित किया। क्या किया? एक धर्म या एक वर्ग को नहीं, बल्कि शैव को भी किया, वैष्णव को भी किया, जैन को भी किया, बौद्ध को भी, तो हर धर्म को लेकर ये साथ में चला। अब राजराज प्रथम के समय ही एक चोल दूत मंडल क्या करेगा? चीन की यात्रा पर जाएगा। किसके समय? राजराज प्रथम के समय एक दूत मंडल को यह चीन की यात्रा पर भेजेगा। राजराज प्रथम के बाद अगले जो महत्वपूर्ण शासक है ये है आपके राजेंद्र प्रथम। और राजेंद्र प्रथम का जो समय काल है ये है 1014 से लेके 1044 तक, 1014 से लेकर 1044 तक। राजेंद्र प्रथम के समय चोल शक्ति क्या है? अपने शिखर पर थी। आपने देखा पहले चोल शक्ति अपने ऊपर की तरफ उठी, फिर कुछ कारणों से नीचे गई, और फिर राजराज प्रथम से लेकर राजेंद्र प्रथम तक ये शक्ति फिर से अपने चरमोत्कर्ष पर जाने लगी है। तो राजेंद्र प्रथम के समय चोल शक्ति अपने शिखर पर थी। अब यहां पर हमें एक ताम्रपत्र या फिर एक लेख की प्राप्ति होती है जिसे कहा जाता है अरेंड दानपत्र। ये जो दानपत्र है आपका, इससे हमें राजेंद्र प्रथम के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। अब देखो इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां धारण की गई। कौन कौन सी उपाधियां? गंगा कुंड, कराड़ कुंड, मुदी कुंड, पंडित चोल, ऐसी उपाधियों को राजेंद्र प्रथम ने धारण किया। अब देखो जो राजेंद्र प्रथम है आपके तिरुमलाई शिलालेख में इनको क्या है? इनकी प्रथम जो विजय है इनका उल्लेख किया गया। किसमें? तिरुमलाई शिलालेख नाम का जो ताम्रपत्र है इस लेख में इनकी विजयों का उल्लेख किया गया है। अब यहां पर आप देखेंगे 1017 ईस्वी में संपूर्ण सिंगल द्वीप पर क्या किया? सिंगल द्वीप देखो बार बार नाम आ रहा है, मतलब क्या है? श्रीलंका वाला क्षेत्र। तो 1017 ईस्वी आते आते संपूर्ण सिंघल द्वीप पर राजेंद्र प्रथम ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। और राजेंद्र प्रथम ने क्या किया? यहां पर सिंघल द्वीप की विजय के उपलक्ष्य में ही यहां पर ताम्रपत्र के जो जानकारियां हैं ये प्राप्त होती हैं। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे आओ। राजेंद्र प्रथम ने पांड्य तथा केरल के चेर राजाओं को जीतकर संयुक्त किया। जो अलग अलग क्षेत्र थे आपके, पांड्य नरेश और केरल का जो चेर राज्य था, इन्हें जीता और एकत्रित किया इन्हें, और इसकी राजधानी मदुरा को बनाया। ठीक। और राजेंद्र प्रथम ने यहां पर आप देखो, यहां पर क्या था? राजेंद्र प्रथम ने पवित्र गंगा जल लाने के लिए, अब ये लोग कहां है? दक्षिण, और गंगा जल लाने के लिए भेजना पड़ेगा इन्हें कहां? पश्चिम बंगाल। तो इन्होंने एक अभियान भेजा था जिसमें जो पवित्र गंगा जल था इसको लेकर आना था। ठीक। तो राजेंद्र प्रथम ने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से एक सैन्य अभियान उत्तर पूर्वी भारत जो गंगा की घाटी है यहां पर भेजा। और इस अभियान का नेतृत्व कौन करेगा? राजेंद्र प्रथम का पुत्र विक्रम चोल इस अभियान का नेतृत्व कर रहा होगा। अब देखो इस अभियान के तहत विक्रम चोल क्या करेगा? कई राजाओं को पराजित करेगा।
कोई ऐसे तो जाने नहीं देगा पूरी सेना को, तो कई राजाओं को ही पराजित करेगा। सबसे पहले जो कलिंग क्षेत्र है उसके पूर्वी गंग राजाओं तथा बंगाल के राजा महिपाल को ये पराजित करेगा। ठीक है, किन्हें किन्हें? सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे जो पूर्वी गंग राजा है कलिंग के, उन्हें पराजित करेगा। बंगाल के जो पाल शासक है इन्हें महिपाल, इन्हें भी पराजित किया जाएगा। अब यहां पर आओ, जो अभियान है, अभियान के सफल होने के बाद जब विक्रम, आपके जो शासक है विक्रम चोल वापस लौट के आएंगे, इससे खुश होकर क्या होंगे? इससे खुश होकर राजेंद्र प्रथम गंगैकोंड की उपाधि धारण करेंगे और एक नए नगर की स्थापना करेंगे जिसका नाम होगा गंगैकोंड चोलपुरम, और यहीं पर अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर देंगे। तो अब याद करो, चोल राजाओं की राजधानी कहां थी? उरेयूर, तंजौर या फिर तंजापुर। और अब पहुंच चुके हैं हम कहां पर? अब पहुंच चुके हैं गंगैकोंड चोलपुरम। ठीक है, अब यहां पर आओ, गंगैकोंड चोलपुरम में ही एक शिव मंदिर और यहां पर एक तालाब, विशाल हौज का निर्माण करवाएगा कौन? ये निर्माण करवाएंगे आपके राजेंद्र प्रथम अपनी राजधानी के अंतर्गत ही। ठीक, अब यहां पर आप देखेंगे आगे, तो यहां पर आप पाएंगे उत्तर वैदिक साहित्य के अध्ययन हेतु एक विद्यालय की भी स्थापना करवाएंगे। क्या करवाएंगे? उत्तर वैदिक साहित्य के अध्ययन हेतु एक विद्यालय की स्थापना राजेंद्र प्रथम के द्वारा कराई जाएगी। अब देखो यहां पर, अब आएंगे आपके अगले राजाधिराज प्रथम। और राजाधिराज प्रथम की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो समय काल होगा 1044 से लेकर 1052 तक आपको देखने को मिलेगा। लगभग छोटा सा कार्यकाल इनका देखने को मिलता है। इनके समय का जो महत्वपूर्ण युद्ध है पुंडर का युद्ध होगा। कहां हुआ युद्ध? ये युद्ध हुआ था आपका कृष्णा नदी के तट पर। किन किन के मध्य में हुआ युद्ध? ये होगा पश्चिमी चालुक्य के राजा सोमेश्वर और चोल राजा आपके कौन थे? राजाधिराज प्रथम के मध्य। इन दोनों के बीच में ये युद्ध आपको यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन जो पश्चिमी चालुक्य राजा है सोमेश्वर, ये पराजित हो जाएंगे और राजाधिराज प्रथम की विजय होगी। इसके हिसाब से इनका जो साम्राज्य विस्तार है और आगे बढ़ता गया। राजाधिराज प्रथम, इन्होंने वीर राजेंद्र की उपाधि धारण की। अब देखो, याद करो, गुप्त शासक, गुप्त शासक निरंतर अपनी जो विजयों के बाद उपाधि धारण कर रहे थे, उसी प्रकार से चोल शासक भी निरंतर विजयों के बाद क्या करेंगे? यहां पर उपाधियां धारण करते जाएंगे। तो वीर राजेंद्र के द्वारा भी यहां पर क्या है? उपाधि धारण की गई। अब यहां पर देखो, चालुक्य राजधानी कहां पर? कल्याणी को लूटा और वहां क्या करवाया? अपना वीराभिषेक करवाया। किसने? राजाधिराज प्रथम ने। तो चालुक्यों की राजधानी थी कौन सी जगह? कल्याणी, इसको लूटा। ठीक है, और वहां क्या करेगा? अपना वीराभिषेक करवाएगा। तो चालुक्यों का क्षेत्र भी अब क्या है? चोलों के नियंत्रण में आ गया है। और यहां पर देखो, कल्याणी विजय की स्मृति में, जब इसने कल्याणी विजय की, उसकी स्मृति में, उसकी याद में द्वारपाल की एक मूर्ति उठाकर अपने साथ में लेके आएगा। क्या करेगा? द्वारपाल की एक मूर्ति अपने साथ में उठाकर ले आएगा। अब यहां पर आप देखें, कोप्पन का युद्ध आपको देखने को मिलेगा, जो एक महत्वपूर्ण युद्ध है। ये युद्ध जो हुआ था 1052 से लेकर 1053 के बीच में देखने को मिलता है। पक्ष कौन कौन थे? पश्चिमी चालुक्य राजा सोमेश्वर तथा चोल राजा राजाधिराज प्रथम यहां पर हमें देखने को मिलते। परिणाम क्या हुआ युद्ध का? परिणाम होगा राजाधिराज इस युद्ध में मारे जाएंगे। देखिए, कोप्पल का युद्ध होगा, पश्चिमी चालुक्य राजा सोमेश्वर और चोल राजा राजाधिराज के प्रथम के मध्य में होगा। इसमें परिणाम स्वरूप राजाधिराज की मृत्यु हो जाएगी। अब इसके उपरांत जब आप देखेंगे तो यहां पर राजाधिराज के छोटे भाई होंगे राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र द्वितीय क्या करेंगे? युद्ध क्षेत्र में ही सोमेश्वर को पराजित करेंगे और उसी समय युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक करवा लेंगे। ठीक, अब यहां पर देखो, इसी विजय की याद में कोल्हापुर में एक विजय स्तंभ की स्थापना किसके द्वारा होगी? यहां पर जो आपके इनके भाई थे राजेंद्र द्वितीय, इनके द्वारा कोल्हापुर में एक विजय स्तंभ की स्थापना करवाई जाएगी। यहां तक क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़ो। राजाधिराज के सिक्के हमें
श्रीलंका और दक्षिण करान कनान, यहां मैंने कनान नाग से प्राप्त होते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि इनका शासन भावी था। देखो, अब जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो साक्ष्यों के ऊपर बात करते हैं। अगर किसी शासक के दुनिया के किसी भी कोने में सिक्कों की प्राप्ति होती है तो क्या यह अंदाजा लगाया जाएगा कि उस क्षेत्र के साथ इसका व्यापार रहा होगा। कल को अगर खोज करते करते किसी शासक की मुद्राएं ईरान में मिल जाती हैं तो हम क्या कहेंगे कि ईरान वाले क्षेत्र पर भी इस शासक का साम्राज्य स्थापित या उसका भाग रहा होगा। तो इस प्रकार से हम इतिहास को जानते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे एक टेबल है आपके सामने। टेबल में क्या है? सबसे ऊपर चीन से आने वाले यात्रियों की जानकारी है और नीचे आप देखेंगे अपने दूत चीन भेजने वाले शासक यहां पर दिए गए हैं। तो पहले तो हम देखेंगे चीन से आने वाले यात्री कौन कौन थे। तो यहां पर आप देखेंगे फाहियान 405 से लेकर 411 ईस्वी, किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आएगा। और चीन से आने वाला पहला यात्री होगा कौन? फाहियान। अगला जो शासक होगा वही इंसान 63 से लेके 43 ईस्वी हर्षवर्धन के समय में आएगा और हर्षवर्धन व राज भास्कर वर्धन की सभा में ये निवास करेगा। अब यहां पर हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण वंशों की जिनके द्वारा शासक थे और उनके द्वारा चीन मिशन भेजे गए अपने या फिर दूत भेजे गए। कौन कौन से? वर्धन वंश या फिर पुष्पभूति वंश। हर्षवर्धन ने एक दूत मंडल चीन भेजा। पल्लव शासक, पल्लव वंश शासक थे नरसिंह द्वितीय, इन्होंने एक दूत मंडल चीन भेजा। कन्नौज के शासक थे यशोवर्मन, इन्होंने एक दूत मंडल चीन भेजा। और चोल शासक कौन होंगे? कुलोत्तुंग प्रथम, इन्होंने एक दूत मंडल को चीन भेजा। तो ये चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर है? ये यहां तक हमने देखा किस प्रकार से जो आपके शासक हैं निरंतर विस्तार करते जा रहे हैं। ठीक, तो हमने चोल शासकों के बारे में देखा, चोल शासकों की स्थापना कैसे हुई, करिकल के द्वारा 190 में इस वंश की नींव रखी गई। वंश की नींव रखी गई थी, साम्राज्य की नहीं। फिर धीरे धीरे शासक आते गए और अपने साम्राज्य का विस्तार या फिर अपने वंश का विस्तार करते गए युद्ध नीति के द्वारा, विजयों के द्वारा। और जो आसपास के क्षेत्र थे यहां पर भी इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तारित किया। तो ये सारी चीजें हम यहां पर देख चुके हैं, इन सारी चीजों को हम यहां पर जान चुके हैं। यहां तक सब क्लियर? ठीक है, यहां तक सब क्लियर। अब हम बात करेंगे चोल शासक के अगले शासकों की। सबसे पहले हम इनके क्षेत्र विस्तार को देख रहे हैं। ठीक है, अगले हैं आपके राजेंद्र द्वितीय। 1053 से लेके 1064 लगभग 10 वर्ष का शासनकाल इनका रहेगा। इसने तुंग एवं भद्रा नदी, दक्षिण में दो नदियां हैं तुंग और भद्रा, तुंग भद्रा नदियों के संगम पर स्थित कुडल संगमम में पश्चिमी चालुक्य सोमेश्वर के पुत्रों को ये क्या करेगा? पराजित करेगा। सोमेश्वर जो शासक है इनके पुत्रों को पराजित करेगा। ठीक, इनके समय राजेंद्र द्वितीय के समय यही एक महत्वपूर्ण घटना आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अब हम आगे बढ़ेंगे तो वीर राजेंद्र आपको यहां देखने को मिलेंगे। कौन मिलेंगे? वीर राजेंद्र। और वीर राजेंद्र ने क्या किया? 1046 से लेके 1070 तक, 1064 से लेके 1070 तक शासन किया। लगभग कितना? 6 वर्ष का शासन इनका रहा। अब यहां पर आप देखिए बुद्ध मित्र के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा? वीर सोलियम। कौन है यहां पर? बुद्ध मित्र है यहां पर, इनके द्वारा एक रचित ग्रंथ है वीर सोलियम। अब देखो ये नाम थोड़े अटपटे हैं क्योंकि दक्षिण भारत का इतिहास है, उत्तर भारत का नहीं है। दक्षिण भारत में आपको ऐसे ही नाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बुद्ध मित्र के द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ वीर सोलियम में वीर राजेंद्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन है। क्या है? वीर राजेंद्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख हमें देखने को मिल जाता है। अब अगर हम बात करते हैं वीर राजेंद्र की उपलब्धियों के बारे में तो इनकी उपलब्धियों का वर्णन जो है हमें मणिमंगलम अभिलेख में मिलता है। कहां पर? मणिमंगलम अभिलेख में। अब देखो यूपीएससी इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछता है। मैं फिर बोल रहा हूं, मणिमंगलम अभिलेख का संबंध किससे है? मणिमंगलम अभिलेख में किसकी उपलब्धियों के बारे में वर्णित किया गया है? वीर राजेंद्र की उपलब्धियों के बारे में हमें कहां से जानकारी मिलती है? तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब आगे आओ,
वीर राजेंद्र ने क्या किया यहां पर, वीर राजेंद्र ने यहां पर अन्य शासकों को, यहां पर हम कह सकते हैं सोमेश्वर को युद्ध में पराजित किया और इस भय से इन्होंने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। ठीक है, क्या किया, आत्महत्या कर ली। तुंगभद्रा पर विजय स्तंभ की स्थापना किसने की, वीर राजेंद्र की। किसने, तुंगभद्रा पर। वीर राजेंद्र ने सिंघल द्वीप, जो श्रीलंका वाला क्षेत्र है आपका, सिंघल द्वीप जिसे हम कहते हैं, इन्होंने क्या किया, वीर राजेंद्र ने सिंघल द्वीप, सिंघल द्वीप जब भी बोला जाए श्रीलंका समझ लेना आप लोग। नरेश विजय बाहु पर आक्रमण किया। आप देखो, चोल शासकों की जो नेवी थी, नौसेना थी, बड़ी उत्कृष्ट थी। ये आसपास के क्षेत्रों पर भी साम्राज्य स्थापित किए हैं या फिर नियंत्रण किए हैं। वीर राजेंद्र ने नौ सैनिक मिशन कडारम जीतने के लिए भेजा। क्या भेजी यहां पर, इन्होंने अपना एक नौ सैनिक मिशन कडारम, कडारम कौन सा क्षेत्र है, श्री विजय साम्राज्य को जीतने के लिए भेजा। नौसेना का भरपूर प्रयोग किया इन्होंने अपने आसपास के क्षेत्रों को। इसीलिए मैंने आपको बताया था, ये जो ब्लू कलर का क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये चोल शासकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है। ये पिंक कलर का देख रहे हैं, अप्रत्यक्ष नियंत्रण, मतलब ये इन्फ्लुएंस है इनका, प्रभाव है इनका, और ये ट्रेड रूट है। ये चीज याद रखना आप, ठीक है, इतनी चीज याद रखना। ये आपको बताया हमने, क्या बताया यहां पर, इन्होंने जीतने के लिए अपनी नौसेना भेजी। यहां तक क्लियर। आज हम यहीं तक देखेंगे। इसके बाद का जो घटनाक्रम है हम अपनी अगली क्लास में उसे देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।